Hello students, I Narayan Roy welcome you all to my YouTube channel and online class. So as the name says, this is a platform on which I will take your classes in an online medium. I am starting my YouTube journey with this video, and on this channel I will provide you classes of political science related subjects in accordance to the syllabus of Delhi University. ठीक है, तो हम लोग जो सिलेबस डिस्कस करेंगे वो मेजरली दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होगा और स्पेशली ग्रेजुएशन लेवल का, यूजी लेवल का, जिसमें आप बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स और डीयू, रेगुलर, एसओएल, एनसीवेब सभी के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस होंगी और क्लासेस विल बी इन बायलिंगुअल. सो इसलिए किसी को कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है. हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, इट विल बी sufficient for both, and student from both the language will be able to understand. So without further ado, let's start our journey, and we are going to start our journey with the subject which you will be studying either in second year or in third year. तो ये डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूशन में है, आप रेगुलर में है या एसओएल में है, आप बीए ऑनर्स के छात्र हैं बीए प्रोग्राम के, पर सिलेबस आपका जो है वो ओवरऑल सेम रहेगा. जैसे कि आज हम जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं वो योर लॉज योर राइट नामक एक सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, जो बीए प्रोग्राम में आप फिफ्थ सेम में पढ़ते हैं अगर आप एनसीवेब के या रेगुलर के छात्र हैं, और अगर आप एसओएल में हैं तो आप इसी पेपर को बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं. सो चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी को बिना किसी देरी के. आज की क्लास में मैं आप लोगों को इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं, और वो भी सिलेबस के साथ में, जो ड्यू का सिलेबस है. सो फर्स्ट यूनिट ऑफ द सिलेबस इज रूल ऑफ लॉ एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया. तो इस टॉपिक की जब हम शुरुआत करेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, कैसे इस फिलॉसफी और थ्योरी का जन्म हुआ, इस फिलॉसफी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या है, इन डिटेल्स में हम उनकी चर्चा करेंगे. साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस प्रकार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया में एक रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल होता है. ठीक है, साथ ही साथ हम समझेंगे कि अगर इस रूल ऑफ लॉ को कोई वायलेट करता है या इसको किसी प्रकार से अवरोधित किया जाता है तो हमारे इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किस प्रकार से काम करता है और कैसे वो इसको दोबारा से एस्टेब्लिश करने में अपनी भूमिका निभाता है. तो इन द फर्स्ट यूनिट हम लोग इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे. डिस्कशन जो होगा वो दोनों लैंग्वेज में होगा. आप लोगों को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आए. बहुत से एग्जाम्पल्स के साथ हम अलग अलग चीज़ों को समझेंगे. साथ ही हम लोग कोशिश करेंगे कि कमेंट्स के माध्यम से क्वेश्चन आंसर्स को भी आंसर दे पाऊँ मैं. ठीक है, सेकेंड यूनिट जो है वो है लॉज रिलेटिंग टू क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन. यहाँ पर हम जो इकाई 2 है आपके सिलेबस की, इसमें हम बात करेंगे आपराधिक न्याय प्रशासन से संबंधित कानूनों के बारे में. यानी कि इस इकाई में यूनिट सेकंड में वी विल डिस्कस अबाउट some aspects related to criminal justice administrative system of India, like what is FIR, how we can file FIR, हम FIR क्या है, हम कैसे FIR लिखवा सकते हैं, क्या डिटेंशन, अरेस्ट, इन दो टर्म्स के बीच क्या अंतर है, इनकी जो इनसे रिलेटेड प्रोसीजर है उसमें क्या अंतर है, बेल क्या है. आप लोग दैनिक भाषा में रोजाना सुनते होंगे, फिल्मों में, नाटक में, कि उसको अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, उसकी बेल कराइए. ये जमानत जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है, कैसे होती है जमानत, इन सब चीज़ों के बारे में हम जब हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे. यूनिट थर्ड जो है हमारा, जैसे कि आप अपनी स्लाइड पर देख सकते हैं, इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में है. इस यूनिट में हम समानता, यानी समानता की फिलॉसफी को सबसे पहले समझेंगे कि समानता क्या है, और उस समानता, जब समानता नहीं है कहीं पर तो यानी कि वहां पर कोई ना कोई भेदभाव हो रहा है, तो इस भेदभाव को कैसे रोका जा सके. हमारे साथ हम लोग जिस समाज में रहते हैं, अगर हम भेदभाव को देखें तो उसके बहुत सारे रूप हैं. लिंग के आधार पर भेदभाव होता है पुरुष और महिला में, पुरुष समाज महिला को दबाने का प्रयास करता है. सेम ऐसे ही कास्ट के आधार पर ऊंची जाति के लोग निम्न जाति को
दबाने का प्रयास करें। और ये व्यवस्था हमारे देश में जो कास्ट सिस्टम की है या धर्म के नाम पर जो डिवाइड है, ये आज़ादी से पहले से हम देखते आ रहे हैं। सेम ऐसे ही आज के नए लिबरल इकोनॉमी में क्लास डिवाइड एक इम्पोर्टेंट मुद्दा हो गया है। आज आप देख लीजिए, आप सभी के सामने एक लॉकडाउन की परिस्थितियां हैं। इस समय में जो अपर क्लास का व्यक्ति है वो इजीली सरवाइव कर पाता है, पर लोअर और पुअर क्लास के व्यक्ति को रोड पर भटकना पड़ रहा है। उसको सरकार की तरफ से आस लगाकर बैठना पड़ता है कि अगर सरकार कुछ देगी तब हमारा कुछ हो पाएगा। तो ये जो क्लास डिवाइड है, इसको गैप कम करने के लिए या पुअर क्लास की थोड़ी मदद करने के लिए जो मिनिमम वेज का कंसर्न है या उससे रिगार्डिंग लॉ है, उनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। ऐसे ही हम लोग विकलांग लोगों के, जो दिव्यांग लोग हैं हमारे समाज के, उनकी भागीदारी को इंश्योर करने में, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा आपके सहपाठी हैं वो चाहे समाज के दूसरे जो दिव्यांग नागरिक हैं वो अक्सर पिछड़ जाते हैं, वो हम लोगों के समान भागीदार नहीं हो पाते, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। तो आपने इसी उद्देश्य से हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है उन्होंने एक संविधान मतलब एक बिल में संशोधन भी किया था और पुराने पीडब्ल्यूडी एक्ट को बदल कर 2016 में नया लाया था। तो उस एक्ट के क्या क्या प्रावधान है, किस प्रकार से वो जो एक्ट है वो नई अपॉर्चुनिटीज के दायरे को खोलता है या कितना सक्सेसफुल रहा है, इन सब चीज रिलेटेड से, और अन्य क्या कानून है डिसेबिलिटी रिलेटेड, डिसेबिलिटी पीपल के लिए, वो हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से मैं अभी आपको ये सिलेबस इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ इसी तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बिना किसी प्रॉब्लम के। आई डोंट थिंक कि आपको कोई समस्या होने जा रही है। अगर कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट्स में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, जहाँ पर मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम का एड्रेस करने का प्रयास करूँगा। आप लोग को यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों की स्क्रीन पर है यूनिट 4। यूनिट 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पावरमेंट के बारे में। आप लोगों ने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर एम्पावरमेंट, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का एम्पावरमेंट, सेम ऐसे ही पुअर पीपल्स का एम्पावरमेंट, बैकवर्ड्स का एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट बार बार सुना होगा। तो एम्पावरमेंट कैसे होता है, क्या होता है इस वर्ड का असली पॉलिटिकल मीनिंग, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दो बातें दी गई हैं जिनसे आप डायरेक्ट एम्पावरमेंट को जोड़ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट आप देखेंगे सूचना तक पहुंच, सिटीजन को जो है, जैसे हम आप सभी इस देश के सिटीजन हैं। अब इंडियन सिटीजन होने के नाते हम कैसे एम्पावर फील करेंगे? हमारे एम्पावर फील करने का एक तरीका है कि हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन, हम गवर्नमेंट से जान पाए कि हमने आपको अगर टैक्स का ये पैसा दिया तो ये आपने कैसे खर्च किया। कुछ जो क्षेत्रों को छोड़कर हम बाकी क्षेत्रों के बारे में जानकारी रास्ते से पा सकते हैं, और इस प्रकार से हमें एम्पावर फील होगा कि हाँ, हम जागरूक सिटीजन्स बन पाएंगे और हमें गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट हमारे हिस्से के जो पैसा है उसको किस किस तरीके से किस किस पॉलिसी पर खर्च कर रही है, जो पैसा वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने डिनोट किया अलग अलग पॉलिसीज में, जो लोकेट किया गया है कितना फंड इस बार इस पॉलिसी पर खर्च किया जाएगा, इस प्लान पर खर्च किया जाएगा, उसको किस तरीके से खर्च किया जा रहा है। तो इस प्रकार की जब जानकारी तक हमारा एक्सेस होता है तो हम अपने आप को एम्पावर फील करते हैं। तो उसी रिगार्डिंग जो डिस्कशन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग 4th A यूनिट को पढ़ेंगे। सेम ऐसे ही जब हम लोग 4th B यूनिट पढ़ेंगे यानी राइट टू कंज्यूमर, उसमें हम उपभोक्ता के अधिकार को पढ़ेंगे। हम आप सभी एक उपभोक्ता है। हम लोग, अगर आपको याद हो तो जब हम लोग टीवी देखा करते थे तब आता था एक ऐड आता था, जागो ग्राहक जागो, है ना। तो वो जो ऐड है उस मेजरली इसी अधिकार से रिलेटेड है। तो आप सभी ने वो एडवर्टीजमेंट देखा है, पर बहुत से लोगों को आप में से नहीं पता होगा, बहुत सौ को पता होगा कि उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, किस माध्यम से आप कंज्यूमर कोर्ट तक पहुंच सकते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, कितना टाइम लगता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे आपको जस्टिस मिलेगा, किस केस में मिलता है, किस केस में नहीं मिलता है आपको जस्टिस। ये सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बायलिंगुअल तरीके से डिस्कस करेंगे। इस तरह के बारे में डिस्कशन का तरीका होगा कि आप सभी के सामने एक पीपीटी होगी जिस पर अक्सर मैं इंटरेक्ट करूंगा, जैसे कि अभी मैं आप देख रहे हैं ये कर्सर के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं हाईलाइट करा करूँगा उस समय, जैसे कि ये हाईलाइटर है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको हाईलाइट कर दिया तो ऐसे मैं हाईलाइट कर सकता हूँ और आप लोग को बता पाऊँगा।
तो इस प्रकार से हम लोग उस समय इंटरेक्शन करेंगे और अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज है यूनिट 5, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिकॉग्निशन एंड लाइवलीहुड। इसमें हम मेजरली रीडिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड पॉलिसीज पढ़ रहे हैं। अब देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जैसे जैसे हमारा समाज बढ़ता है आगे, आप सभी ने विभिन्न फिलोसफीज पढ़ी होगी कि जो पावरफुल होते हैं वो मैक्सिमम रिसोर्स को कैप्चर कर लेते हैं, कुछ लोगों के पास कम रिसोर्स बचता है, तो सरकार उन चीज़ों को रिडिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे कि एक अच्छा एग्जांपल है जिसके रिलेटेड हमारा 5A यूनिट है, कि जैसे जैसे हम लोग वो डेवलप्ड होते गए, हमारे जंगल कम होते गए, उन जंगलों को काट दिया हमने अपनी वेरियस यूजेस के लिए। अब जिन लोगों का लाइफ उन जंगल्स पर डिपेंड था, जैसे कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स, तो उनको अब इसके संदर्भ में कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया, कैसे उनको कुछ स्पेशल अधिकार देकर उनको एम्पावर करने का प्रयास किया गया है। उसी कम्युनिटी की महिलाओं के लिए प्रॉपर्टी राइट्स किस तरीके से इस्टेब्लिश किए गए, और इन विषयों को डिटेल में डिस्कस करते हुए हमें समझेंगे कि कैसे कुछ वर्ग की लाइवलीहुड को संरक्षित करते हुए सरकार रिडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है। सेम ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, जिसे आप लोग मनरेगा के नाम से जानते होंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम। इस रोजगार पॉलिसी के तहत आप लोगों को नहीं, सॉरी, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं उन्हें एक निश्चित दिन का 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कराया जाता है, एक निश्चित मानदेय दिया जाता है उन्हें, और इस प्रकार से उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में कुछ पैसा, जिससे वो अपना लाइवलीहुड चला सके, भुखमरी से ना मरे, केवल सरकार या दूसरों की दया पर निर्भर ना हो, इस प्रकार से कुछ छोटा मोटा काम प्रोवाइड कराया जाता है उनके नियर अबाउट विलेज में, जैसे कि डैम कंस्ट्रक्शन में हो गया, या वेल कंस्ट्रक्शन में हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन में हो गया, ड्रेन्स कंस्ट्रक्शन में हो गया यहाँ पर, और इससे उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता है। गवर्नमेंट का ये पॉजिटिव स्टेप होता है एक तरीके से, जहां पर एक पंथ से दो काज लगते हैं। एक तरफ डैम बन जाएगा, वेल बन जाएगा, ड्रेन्स बन जाएगी, और दूसरी तरफ उन बेरोजगार लोगों को रोजगार और जीवन जीने का सहारा मिल जाएगा। तो ये भी एक तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी है, जहां पर कुछ उस वर्ग जो कि अपने जीवन दिनचर्या को चलाने में बहुत सारी चुनौतियों को फेस करता है, उसकी लाइवलीहुड को सरकार किसी न किसी तरीके से सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। तो ये चीजें हैं, ये जो 5 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, जो कि जैसे कि अपने यूनिट 1 जो है लॉ से रिलेटेड है, ठीक है, यूनिट 2 जो है आपके FIR वगैरह से रिलेटेड है, यूनिट 3 विभिन्न इक्वालिटी से रिलेटेड है, यूनिट 4 एम्पावरमेंट से, यूनिट 5 रिडिस्ट्रीब्यूशन से। इन सब के सिवा एक यूनिट आपके सिलेबस में रहा है, यूनिट 6। यूनिट 6 जो है ये दरअसल एक प्रैक्टिकल यूनिट है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल्स करने हैं, और ये आपका अपना इंडिविजुअल काम है, जिसमें आपको मैं थोड़ा बहुत मदद करूंगा। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, ये रहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये क्या है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम क्या है। ऐसे ही मैं आपको ECI से रूबरू कराऊंगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी हाल फिलहाल में देश में चुनाव हो रहे हैं, तो आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या है, कैसे वो इलेक्शन कराता है। वैसे आपको यहाँ पे जानकारी प्राप्त करनी है कि आप किस प्रोसेस से ID कार्ड, जो वोटर ID कार्ड होता है, प्राप्त करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करते हैं, राशन कार्ड प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्राप्त कर सकते हैं, ओल्ड एज पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। मेजरली आपको अपने आप को फेमिलियर कराना इन कंसेप्ट से। तो ये एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है जो आप लोग खुद करेंगे, ये एकेडमिक डिस्कशन का पार्ट नहीं है, पर फिर भी कुछ हिस्से जिनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा, जैसे कि इलेक्शन कमीशन क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है, इन पर हम छोटा सा एक कह सकते हैं संक्षिप्त डिस्कशन रखेंगे और डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सो ओवरऑल मैं यही कह सकता हूँ कि ये हमारा एक प्रोसेस होगा जिसमें हम डिस्कशन करेंगे, और बाइलिंगुअल तरीके से क्लासेस चलेंगी। कल से मैं इस क्लासेस को शुरुआत करने जा रहा हूँ, और आप लोग वीक में एटलीस्ट 2 और 3 वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों को अपनी क्लासेस प्रोवाइड करूँगा। अगर आप लोगों को पसंद आए मेरा काम, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ,
अगर आपको मेरा काम पसंद आता है कि आप लोग अपने जो फ्रेंड्स हैं, दूसरे कॉलेज में पढ़ते हों, किसी और डिपार्टमेंट में पढ़ते हों, आप सीनियर हैं, अगर आपकी नज़र इस पर पड़ी है तो आप अपने जूनियर से शेयर कर दीजिए। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ये वो तरीका है जिससे आप मेरे इस काम को पे बैक कर सकते हैं। और थैंक यू, ऑल ऑफ यू, थैंक फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए शुभ रात्रि।